नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यूथ कंपटीशन बुक से। अब देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में समझने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आपको लग रहा है कि सर सिस्टम लग रहा है, सिस्टम। आप बोलचाल के भाषा में कंप्यूटर को सिस्टम बोलते होंगे। कंप्यूटर को क्या बोलते होंगे? कंप्यूटर को सिस्टम बोलते होंगे। क्यों बोलते हैं सिस्टम? क्योंकि उसमें कई प्रकार के एसेसरीज लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि बहुत सारे प्रकार के क्या लगे होते हैं, एसेसरीज लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं। उसके सहायता से कोई भी चीज वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है वो अकेला तंत्र नहीं है, कई प्रकार के एसेसरीज या सहायक कंपोनेंट से जुड़े हुए होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इसमें कोई चीज भी डिस्टर्ब हो गया, जैसे माउस, कंप्यूटर में क्या होगा, माउस को डिस्टर्ब किया दिया जाए उसका बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। कीबोर्ड को डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों किसी एक चीज का डिस्टर्ब करते हैं तो नर्वस सिस्टम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ले पाते हैं, इसको हम लोग इसलिए सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों वो तीन प्रकार से डिवाइड है, तीन टाइप में डिवाइड है। कितने टाइप में? तीन टाइप में। कौन कौन? पहला तो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, या ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं पेरीफेरल। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगला है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं तीसरा को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस नर्वस सिस्टम। ठीक है। तीन प्रकार के इसका टाइप है। कौन कौन? सेंट्रल तंत्रिका तंत्र, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसका भी दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है। कौन कौन? पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। अब सर ब्रेन किसको बोलते हैं, स्पाइनल कोड किसको बोलते हैं? देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है तंत्रिका तंत्र में। तो पहले मेन तो ब्रेन है, तो ब्रेन को पहले हम लोग देखा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद स्पाइनल कोड को करेंगे, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम लोग ब्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रेन जो है दोस्तों, ब्रेन वो हमारे शरीर का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। क्या है? इंपॉर्टेंट भाग है ब्रेन। ठीक। ब्रेन को जो रक्षा प्रदान करता है दोस्तों, ब्रेन को जो रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, वो क्रेनियम नामक हड्डी प्रदान करता है। कौन करता है? क्रेनियम नामक हड्डी होता है ब्रेन के। देखिए जो बाहर क्रेन हड्डी है जो ब्रेन को रक्षा प्रदान कर रहा है, ये क्या सा हड्डी है? क्रेनियम नामक हड्डी है। इसकी संख्या जो है क्रेनियम नामक हड्डी को 8 होता है। क्रेनियम नामक हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 होता है क्रेनियम नामक हड्डी की संख्या। ठीक है। अब देखिए जो ब्रेन है, वो ब्रेन तो आपको आप देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, कहीं पे देखे होंगे, तो मस्क्यूलर रहता है। क्या रहता है? मांस रहता है, गुद्दा रहता है ब्रेन में। अब वो जो है दोस्तों डायरेक्टली हड्डी से बोन से अटैच होगा, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन होने के डर होगा। उसमें बोन जो है हार्ड मटेरियल है और ब्रेन जो है सॉफ्ट मटेरियल है, इसीलिए उसके बीच में, ब्रेन और हड्डी के बीच में, क्रेनियम नामक हड्डी के बीच में एक पतला झिल्ली होता है दोस्तों। क्या होता है? उसके पतला झिल्ली होता है। पतला क्या होता है? झिल्ली होता है। उसको बोलते हैं मेनिनजॉइट। क्या बोलते हैं इस पतला झिल्ली को? पतला झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइट। क्या बोलते हैं? मेनिनजॉइट। अब देखिए इसका काम भी बताएंगे, मेनिनजॉइट का काम क्या होता है। अब देखिए 8 हड्डी है, एक हड्डी रहता अगर जो क्रेनियम, क्या रहता? क्रेनियम, क्रेनियम एक ही हड्डी रहता तो उसमें जोड़ने का कोई चांस नहीं रहता, उसको जोड़ना नहीं है, एक ही हड्डी है ऑल ओवर। लेकिन इसमें क्या है कि 8 हड्डी है। कितना है? 8 हड्डी है। तो आठों में क्या है? जुटना भी है। आठों में क्या है? जुड़ना भी है, किसी प्रकार से एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा ना, अलग अलग तो नहीं रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। तो ज्वाइंट किस प्रकार का रहता है? तो फाइब्रस ज्वाइंट से ज्वाइंट रहता है दोस्तों। कैसे रहता है? तो फाइब्रस 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 ज्वाइंट से ज्वाइंट रहता है दोस्तों। कैसे? फाइब्रस ज्वाइंट से।
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रेशेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेशेदार ज्वाइंट बोलते हैं। रेशेदार ज्वाइंट से एक दूसरे से क्या रहता है, रेशेदार जोड़ से क्या रहता है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है आठवां हड्डी। कौन सा जोड़ से, रेशेदार जोड़ से। अब देखिए कितने हड्डी है, 8 हड्डी है। कौन से ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, तो फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। अब देखिए हड्डी और ब्रेन के बीच में कौन सा हम बताए झिल्ली, एक मेनिंजॉइटी झिल्ली होता है। कौन होता है, मेनिंजॉइट एक झिल्ली होता है। अब क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों कि अगर जो आप ब्रेन पे, अगर जो आप क्या करते हैं कि ब्रेन पे चोट पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, ब्रेन पे चोट पहुंचाते हैं, ब्रेन पे क्या करते हैं, ब्रेन पे आप चोट पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं ब्रेन पे, ठीक। तो ब्रेन पे जब चोट पहुंचेगा दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए कि चोट पहुंचा, तो पहले कौन ऑब्जर्व करेगा, पहले ऑब्जर्व कर लेगा क्रेनियम नामक हड्डी। कौन कर लेगा, क्रेनियम नामक हड्डी जो है से इसको ऑब्जर्व करेगा, इसके बराबर इसको सहने की क्षमता रहेगा, तो क्या करेगा, उस चोट को ऑब्जर्व कर लेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर जो जोर का रहेगा, ज्यादा फोर्स वाला रहेगा, तो हड्डी पार करके कहाँ पहुंचेगा, झिल्ली के पास पहुंचेगा। कौन सा झिल्ली बताए थे, मेनिनजॉइड झिल्ली के पास पहुंचेगा, ठीक है। अब जब मेनिनजॉइड झिल्ली डैमेज हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा एक बीमारी होगा दोस्तों, क्या होगा, बीमारी होगा उस चोट के कारण, वो मेनिंजाइटिस बीमारी होगा। कौन होगा, मेनिंजाइटिस बीमारी होगा, ठीक है। कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाएगा, ठीक है। अब जो ब्रेन है उसका वजन 350 ग्राम से 450 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक का होता है। अब जब चोट लग जाएगा दोस्तों, क्रेनियम हड्डी पार होकर के मेनिंजॉइट पर चोट चला जाएगा, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस नामक क्या होता है, बीमारी होता है। ये जो झिल्ली है दोस्तों, वो प्लास्टिक के समान होता है, पतला। क्या होता है, झिल्ली जो है से प्लास्टिक के समान पतला होता है। तो आप देख लिए कि ब्रेन को रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी करता है। उसके अंदर कौन होता है, तो एक मेनिंजॉइट एक झिल्ली होता है। जो ब्रेन की हड्डी है, आठवां हड्डी किससे जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है, तो फाइब्रस नामक ज्वाइंट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फाइब्रस नामक ज्वाइंट से जुड़ा होता है। उसको रिश्तेदार जोड़ भी बोलते हैं। आगे देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। जो ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन का जो निर्माण है, ब्रेन का निर्माण नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन सेल से है। किससे है, न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल से ब्रेन का निर्माण होता है। न्यूरॉन सेल का बहुत सारी खासियत है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका तंत्र से इसका निर्माण होता है। ब्रेन का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका तंत्र से होता है। ब्रेन का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका तंत्र से होता है, ठीक है। जो ब्रेन का निर्माण जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में एक खासियत है। कौन सी खासियत है तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में एक खासियत है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें पुनर्निर्माण, सारी कोशिका जो सारे हमारे कोशिका है, कोई भी नर्वस सिस्टम के छोड़ा करके, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सेल के छोड़ा करके बाकी सारे कोशिका में पुनर्निर्माण की निर्माण की क्षमता है। अगर जो एक सेल डेड हो जाएगा तो दूसरा सेल बनने की क्षमता है, नर्वस सिस्टम के छोड़ा करके। लेकिन तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका में दोस्तों ये जो गुण है नहीं, तंत्रिका तंत्र में ये गुण नहीं है, यानी कि पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं है। एक बार सेल अगर जो डेड हो गया तो डेड हो गया, दोबारा उसका निर्माण नहीं होता है। लेकिन अलग जैसे लिवर में दोस्तों या यकृत में जो कोशिका होते हैं, जो सेल होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है। अगर जो खराब होगा तो बहुत जल्दी अपना रीजनरेट करके कंप्लीट कर लेगा। लेकिन न्यूरॉन सेल में रिजनरेशन पावर यानी कि पूरा निर्माण की क्षमता नहीं है। इसलिए दोस्तों पुलिस क्या कहता है कि कोई शरीर का अंग, कोई भी शरीर का अंग सुरक्षित रहे या ना रहे, सिर जो है, सिर हेड वो सुरक्षित रहना चाहिए, यानी कि हेलमेट आपको नेसेसरी पहनना है। क्यों पहनना है, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग में चोट लगेगा या खराब होगा तो उसका तो रीजनरेशन हो सकता है, उसका ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर जो सर में चोट लग जाएगा, उसका कोई भी सेल डेड हो जाएगा तो दोबारा उसका रीजनरेशन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस का कहता है कि आप अपना शरीर का कोई अंग सुरक्षित रखें या ना रखें, सिर को जरूर सुरक्षित रखें। अगला जो है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका से निर्माण होता है। इसका क्या क्या खासियत है कि यह रीजनरेशन इसमें नहीं होता है। अब कह रहे हैं जो रीजनरेशन भी होता है दोस्तों,
रीजनरेशन के कारण क्या होता है, रीजनरेशन के कारण क्या होता है, सेल रीजनरेशन के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। सेल रीजनरेशन के कारण क्या होता है, सेल रीजनरेशन के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। सेल रीजनरेशन का पावर क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन फिर भी जब इसमें रीजनरेशन का पावर नहीं है तो ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है, ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है, जब इसमें रीजनरेशन का पावर ही नहीं है तो ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है। तो इसमें दोस्तों 90% सेल जो है, 90% 90% 90% जो ब्रेन का सेल है वो नर्वस सिस्टम का है, सॉरी न्यूरॉन सेल का है। किसका है, न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल में रिजनरेशन पावर नहीं है, लेकिन 10% जो है दोस्तों इसका, 10% मात्र कितना, 10% भाग जो है वो गिलियम सेल का है। किसका सेल का है, गिलियम, गिलियम सेल का है। 10% कौन सा है, गिलियम सेल का है। गिलियम सेल में दोस्तों रीजनरेशन पावर होता है, गिलियम सेल में, न्यूरॉन सेल में नहीं, गिलियम सेल में रीजनरेशन रीजनरेशन पावर होता है 10%। अब यही 10% जो है दोस्तों, यही 10% क्या करता है, कैंसर का जन्म देता है। किसका जन्म देता है, कैंसर का जन्म देता है। जो गिलियम सेल है क्या करता है, कैंसर का जन्म देता है। ब्रेन में जो कैंसर होता है दोस्तों, कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अगर जो दूसरा शरीर के कोई और अंग में अगर जो ट्यूमर हो जाए, फर्स्ट स्टेज रहे कैंसर का, तो कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कि उसको ठीक किया जा सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा। लेकिन ब्रेन में दोस्तों फर्स्ट स्टेज ट्यूमर ही क्या करता है, ट्यूमर ट्यूमर क्या करता है, बॉडी को या व्यक्ति को मार देता है। क्या कर देता है, मार देता है, उसको डेड कर देता है। तो आप समझ गए कि ब्रेन में जो कैंसर होता है किसके कारण होता है। और न्यूरॉन सेल में, न्यूरॉन सेल कितना परसेंट होता है, गिलियम सेल कितना परसेंट होता है, किसमें रिजनरेशन पावर होता है, किसमें रिजनरेशन पावर नहीं होता है, इसके बारे में समझ गए। अब आप समझेंगे कि सेल में रीजनरेशन जो होता है क्यों होता है, सेल में रिजनरेशन क्यों होता है, उसमें कुछ तो खासियत होगा। दोनों तो सेल ही है, एक से एक रीत का सेल है, दूसरा तंत्रिका तंत्र का सेल है। तो रीजनरेशन पावर क्यों होता है, तो सेल में दोस्तों एक होता है सेंट्रोसोम। अगर सेल आप पढ़े होंगे मेरे से तो उसमें आपको पता बताए होंगे कि एक में होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा दोस्तों, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है उसमें क्या होता है कि रीजनरेशन पावर होता है। क्या होता है, रीजनरेशन रीजनरेशन पावर होता है। तो जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है दोस्तों, उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होता है। सेंट्रोसोम जिसमें पाया जाएगा उसमें रीजनरेशन पावर होगा, और सेंट्रोसोम जिसमें नहीं पाया जाएगा उसमें क्या होगा, रीजनरेशन पावर नहीं होगा। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब आपको बोले होंगे कि सर 10% जो है गिलियम सेल, 10% गिलियम सेल में बोले कि इसमें तो रिजनरेशन होता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है दोस्तों। इसमें सेंट्रोसोम क्या होता है, पाया जाता है। गिलियम सेल में क्या होता है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए कि क्या होता है, 10% क्या होता है, गिलियम सेल होता है। 90% न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल में रीजनरेशन पावर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, अब क्या कहता है कि ब्रेन कैंसर का फर्स्ट स्टेज ट्यूमर है, और ट्यूमर ही क्या कर देता है, व्यक्ति को जान ले लेता है। देखिए ये जो है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे सेंट्रल ब्रेन। क्या पढ़े थे, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़े थे, पहला जो हम लोग तंत्रिका तंत्र का तंत्रिका तंत्र का टाइप जो पढ़े थे, पहला टाइप कौन सा, पहला टाइप था सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम। हाँ, दूसरा टाइप क्या पढ़े, पेरिफेरल 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 नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में टोटल आ जाता है दोस्तों। क्या आता है, टोटल आ जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में टोटल आ जाता है। ये दो ही यहाँ है, पहला दूसरा, तीसरा जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में टोटल आ जाता है। इसमें एक और है दोस्तों, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड है, देखिए स्पाइनल कोड, ये क्या है, यहाँ से स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ब्रेन को पहले बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेन को, ब्रेन में देखिए, ब्रेन में दोस्तों
ये क्या है? ब्रेन है। ब्रेन किसका भाग है? तो ब्रेन भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है ब्रेन। ठीक। अब देखिए, ब्रेन जो है दोस्तों 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ब्रेन का कितना भाग है? 3 भाग है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कितने भाग में डिवाइड किए ब्रेन को? ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड किए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ब्रेन जो है अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में डिवाइड किए। कौन कौन? पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो है दोस्तों तो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक है कार्पोरा। कौन है? एक है कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। क्या है? सेरिब्रम पेंडिकल। दूसरा कौन है? सेरिब्रम पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क भी है, से 2 प्रकार का है। कौन कौन है? पहला है सेरिबेलम है। कौन है? सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। और दूसरा कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला। ये हम लोग क्या किए? ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको किए। अब आते हैं अग्र मस्तिष्क की ओर। किसके? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखेंगे, अग्र मस्तिष्क में देखेंगे सेरिब्रम जो है दोस्तों, सेरिब्रम, उस सेरिब्रम ब्रेन का 66% भाग कवर करता है। कितना परसेंट? 66% भाग कवर करता है। इसको हम लोग प्राइम मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मस्तिष्क भी बोलते हैं। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्राइम मस्तिष्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 66% भाग जो है वो कवर कर लेता है, यानी कि ज्यादा जो है से 66% भाग कवर कर लिया। तो अब बताइए कि कितना परसेंट भाग रहा जो बाकी सबको मिला? तो मात्र 34% भाग जो है बाकी सारे हैं। इसमें क्या है? सारे हैं इसमें। और 66% कौन कवर कर लिया? तो सेरिब्रम कर लिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मस्तिष्क बोलते हैं। अब सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम है दोस्तों यादाश्त का। क्या है? इसको यादाश्त का काम है। इसका जिज्ञासा, जैसे नया नया चीज सीखने का जो इच्छा करता है, वो किसके कारण करता है? सेरिब्रम के कारण करता है। जिसका सेरिब्रम जितना तेज रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा एक्टिव, वो क्या करता है कि उसका यादाश्त पावर ज्यादा रहता है, उसका जिज्ञासा रहता है, मेमोरी पावर ज्यादा रहता है, नई नई चीज सीखने का इच्छा ज्यादा रहता है। तो जो सेरिब्रम है दोस्तों, तो सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है? यादाश्त को कंट्रोल करता है। किसको करता है? यादाश्त को, यानी कि मेमोरी पावर को। मेमोरी, मेमोरी पावर को नई नई चीज सीखने की इच्छा। क्या? न्यू न्यू, नई नई, नई नई चीज सीखने की इच्छा। चीज चीज सीखने की इच्छा जो है, इच्छा जो है किसके कारण होता है? तो सेरिब्रम के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। इसमें जिज्ञासा, यादाश्त आदि किसमें है? सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम शरीर का जो ब्रेन का है दोस्तों इंपॉर्टेंट भाग है। सेरिब्रम जो है ब्रेन का इंपॉर्टेंट भाग है। तो सेरिब्रम एकदम कम है। सेरिब्रम जो है दोस्तों एकदम कम एक्टिव रहता है। तो उसको देखिए, कभी कभी लगता है कि वो, कभी बोला है सर लगता है कि कहीं इसको देखे हैं, कहीं इसको देखें, याद नहीं कर पाता है, लगता है कि इस आदमी को कहीं देखें। जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव रहता है, जितना ज्यादा एक्टिव रहता है, वो देखते ही समझ लेता है कि इसको हम देखे कहाँ थे, इसको हम देखे कहाँ थे, देखे कहाँ थे, ऐसे करके वो समझ लेता है सेरिब्रम। इसीलिए, इसलिए दोस्तों जिसका सेरिब्रम जितना ज्यादा तेज रहता है, जितना ज्यादा तेज रहता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, वो उसका यादाश्त पावर उतना ही ज्यादा रहता है। अब देखिए थैलेमस। अब थैलेमस के बारे में दोस्तों, और हाइपोथैलेमस, दोनों एक जैसा लग रहा होगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों एक जैसे लग रहा होगा। थैलेमस के बारे में देखते हैं। थैलेमस के बारे में देखते हैं। थैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में देखेंगे। थैलेमस जो है दोस्तों, थैलेमस वो क्या करता है कि शरीर के जितना भी बाहर, शरीर के बाहर, शरीर के बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण, वातावरण को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? शरीर के बाहरी वातावरण को आभास करता है। शरीर के बाहरी वातावरण को, वातावरण को क्या करता है? वातावरण को आभास करता है। कौन? थैलेमस। जैसे बाहर क्या हो रहा है? गर्मी हो रहा है, उसको महसूस कौन करेगा? तो थैलेमस कर रहा। ठंडा हो रहा है, बाहर में क्या है? ठंडा है, ठंडी है, तो क्या करेगा? थैलेमस का काम है ऑब्जर्व करना। बाहर से कोई पीट रहा है, क्या कर रहा है? शरीर को पीट रहा है, उसको कौन ऑब्जर्व करेगा?
थैलेमस कर लेगा। बाहर से कोई चुट्टी काट रहा है, आपको सिर्फ चुभा रहा है, तो कौन करेगा? थैलेमस काम करेगा। थैलेमस जो है से आपको बताएगा। थैलेमस का काम क्या क्या है? इसका ऑब्जर्व करना, इसको बताना। अब देखिए, जो शराबी होता है दोस्तों, उसको दोनों चीज डिस्टर्ब रहता है। ये दोनों चीज डिस्टर्ब रहता है। जो शराब पी लेता है, इसको सेरिबेलम भी काम करना बंद कर देता है, और थैलेमस भी काम करना बंद करता है। क्या करता है? सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम भी, या उसका याददाश्त पावर खत्म हो जाता है, वो किसी को चिन्ह नहीं पाता है। और थैलेमस जो है सो ये इतना काम करना बंद करता है, उसको कितना भी पीटिए, उसको कितना भी मारिए, उसको दर्द महसूस नहीं होगा। उसको दर्द जो है से महसूस नहीं होगा। किसको? शराबी को। उसका दर्द महसूस नहीं होगा। उसको क्या होगा दोस्तों? उसको दर्द महसूस नहीं होगा। जब दर्द महसूस नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, तो उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है। अब देखिए, थैलेमस जो है, थैलेमस जो है, थैलेमस का काम क्या है? बाहरी वातावरण को बताना। गर्मी, ठंडी, या कोई पीट रहा है, तो शरीर में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, उसको क्या करता है वो? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करता है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस की ओर। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? तो शरीर के अंदर, शरीर के जो अंदर वाली एक्टिविटी है दोस्तों, उसको ऑब्जर्व करता है। उसको ऑब्जर्व करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अब शरीर के अंदर कहने का मतलब क्या है? कि शरीर के अंदर गर्मी को ऑब्जर्व करना। गर्मी को ऑब्जर्व करना। जब शरीर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पसीना के रास्ते क्या करता है? गर्मी को रिलीज करता है दोस्तों। हमारी बॉडी क्या करता है? गर्मी को कैसे रिलीज करता है? पसीना निकाल करके रिलीज करता है। दूसरा, ठंडी अगर जो महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? ठंडी महसूस हो रहा है, तो क्या कहता है? शरीर कहता है कि आप उधर से रजाई ले लो, कपड़ा पहन लो, क्योंकि अंदर ठंडा महसूस हो रहा है। ये सब किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस और काम करता है दोस्तों, क्या करता है? प्यार का आभास करता है, प्यार का आभास करवाता है। प्यार का आभास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। घृणा करवाता है दोस्तों। घृणा, घृणा, किसी को देख के घृणा आता है, किसके कारण आता है? हाइपोथैलेमस के कारण आता है। तो शरीर के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है, वो कौन कराता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। क्या करवा रहा है? गर्मी का आभास करवा रहा है, ठंडा का आभास करवा रहा है, प्यार करवा रहा है, घृणा करवा रहा है। घृणा करवा रहा है। प्यास भी लगेगा दोस्तों, प्यास भी लगेगा। प्यास, प्यास भी किसके कारण लगता है? तो हाइपोथैलेमस के कारण लगता है। भूख भी है दोस्तों। भूख, भूख भी किसके कारण लगता है? तो हाइपोथैलेमस के कारण भूख लगता है दोस्तों। अब जो मैन होगा, यानी कि लड़का होगा, लड़का का हाइपोथैलेमस ज्यादा होता है। लड़का का हाइपोथैलेमस जो है से ज्यादा एक्टिव रहता है। अब जब लड़का का हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव रहेगा, इसमें प्यार की भावना, चक्कर पकड़ करे की भावना ज्यादा रहता है। लड़की में हाइपोथैलेमस जैसे थोड़ा कम एक्टिव रहता है। इसीलिए कहीं पे देखते होंगे कि लड़का थोड़ा सा ज्यादा चक्कर पकड़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान ही उसको बना के दे दिए है, हाइपोथैलेमस ज्यादा बढ़ा एक्टिव कर दिए हैं, तो इसीलिए इसमें प्यार की भावना ज्यादा होता है। किसी को भी देखता है तो लगता है इसका प्यार हो गया है। अब देखिए, ये हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में। अब थैलेमस जो है दोस्तों, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में हम लोग बारे में चर्चा कर लिए। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, गुस्सा का भी नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ही करता है। गुस्सा, गुस्सा भी आता है किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। अब हम लोग देख लिए हाइपोथैलेमस कौन कौन देखे अग्र मस्तिष्क में। सेरिबरम देख लिए, थैलेमस देख लिए, और हाइपोथैलेमस देख लिए। कौन कौन देखे? सेरिबरम, सेरिबलम, सॉरी सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों के बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा कर लिए। ये तीनों जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अब आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे कारपोरा। क्या देखेंगे? कारपोरा। कारपोरा क्या करता है दोस्तों? किसी चीज को सुनना, किसी चीज को आप सुनते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने पर या देखने पर, सुनने पर या देखने पर, देखने, जैसे ही किसी चीज को सुने और देखे, तो कारपोरा क्या काम है? कि तुरंत सेरिब्रम को बताता है, यादाश्त को बताता है। यादाश्त किसके पास है? तो सेरिब्रम के पास है। और कारपोरा क्या करेगा? किसी चीज को देखेगा, सुनेगा, तो सेरिब्रम को बताएगा। सुन, जैसे ही आप उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, पीछे से कोई बोल रहा है, तो बोलते ही आप सेरिब्रम क्या करता है? याद कर लेता है कि अच्छा ये फलना की आवाज है। क्या है? फलना की आवाज है। चेहरा देखेगा, तुरंत बता देगा कि अच्छा ये फलना आदमी है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, ताऊ है। ये इसको बताता कौन है? तो कारपोरा बताता है। कारपोरा का काम क्या है? कि सुनना और देखना। ये देखते ही क्या करेगा? सेरिब्रम को बताएगा, और सेरिब्रम क्या करेगा? उसका फिगर, उसका याद, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ याद कर लेगा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम एक ही काम है दोस्तों, ऐसी एक ही काम है कि किसी चीज को सुनने और देखने पर सेरिब्रम को बताना। ये क्या है? कारपोरा का काम। किसका काम है? कारपोरा का। अब कारपोरा हो गया। अब आ जाइए आप किसके पास? सेरिब्रम के पास। किसके पास आ जाए? सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल जो है दोस्तों,
सेरिब्रम पेंडिकल, आप देखे होंगे, हम आप जब ब्रेन पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्या पढ़े थे, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े थे, नर्वस सिस्टम देखे थे, तो इसमें दो दो प्रकार देखे थे, एक देखे थे ब्रेन, और दूसरा था स्पाइनल कोड। क्या था? स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो कनेक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो कनेक्ट करता है दोस्तों, दोनों को जोड़ता है, वही होता है सेरिब्रम पेंडिकल। क्या होता है? सेरिब्रम पेंडिकल। तो इट कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, ब्रेन से किसको कनेक्ट करता है? स्पाइनल कोड को। यही होता है सेरिब्रम पेंडिकल। हो गया। अब आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है दोस्तों, इसका मेन काम है, सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनाना। क्या काम है? बैलेंस बनाना, शरीर का बैलेंस बनाना। अब क्या है सर, बैलेंस बनाना इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाना इसका मतलब क्या होता है? अब जो बच्चा होगा दोस्तों, जो बच्चा होगा, उसका जो सेरिबेलम है वो कम एक्टिव रहता है। क्या रहता है? थोड़ा कम एक्टिव रहता है। क्या रहता है? थोड़ा कम एक्टिव रहता है। क्या रहता है? कम एक्टिव रहता है। जैसे उसको चलने में क्या होता है? चलने में दिक्कत होता है। हम लोग का क्या है, सेरिबेलम उतना एक्टिव है जितना हम लोग का काम है, यानी कि चल सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। सेरिबेलम का काम है दोस्तों शरीर का बैलेंस बनाना। अब आप सर्कस में देखे होंगे, सर्कस में कि लोग क्या करते हैं कि रस्सी पर चल लेते हैं। रस्सी पर क्या होता है? चलता है। कैसे चलता है? उसका सेरिबेलम जो है दोस्तों, वो समझ गया है, बैलेंस बनाना सीख गया है रस्सी पर चलने के लिए। क्या करता है सेरिबेलम? रस्सी पर चलने के लिए बैलेंस बनाना सीख गया है। इसीलिए अरे यहाँ तक तो मनुष्य क्या करता है, जानवर को भी जैसे बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, उसका भी सेरिबेलम को ठीक कर देता है रस्सी पर चलने के लिए। उसका भी सेरिबेलम को क्या करता है? ठीक कर देता है रस्सी पर चलने के लिए। रस्सी पर चलने के, तो सेरिबेलम का मूल कार्य क्या है? बैलेंस बनाना। जैसे बच्चा में सेरिबेलम कम एक्टिव रहता है, तो बच्चा चलता है गिर जाता है, चलता है गिर जाता है। उससे जैसे जैसे उसको प्रयास करने से क्या होता है, सेरिबेलम जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही एक्टिव होगा। जितना आप अभ्यास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, उतना ही क्या होगा, सेरिबेलम एक्टिव होता है दोस्तों। ठीक है। अब आता है मेडुला मेडुला अब्लांगाटा। मेडुला अब्लांगाटा जो है दोस्तों, ये क्या है? ये एक प्रकार का रिएक्शन है। आपको जब हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे, तो दो रिएक्शन के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा किए थे। कौन सा चर्चा? एक होता है कैटाबोलिक रिएक्शन बताए थे, बोलिक रिएक्शन, और दूसरा बताए थे एनाबोलिक रिएक्शन। क्या बताए थे? एनाबोलिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन के मिक्सअप कर देते हैं, दोनों रिएक्शन को मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव हो सकता था उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, यूथ कंपटीशन बुक का जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसमें पूछा गया है, उसको हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। देखिए, एक जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत जितना भी रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए दोस्तों इसका प्लेलिस्ट में जाइए। फिजिक्स का जो है दोस्तों, फिजिक्स का वो लगभग कंप्लीट कर दिया गया है फिजिक्स में यूथ कंपटीशन बुक से। जितना भी न्यूमेरिकल है, बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम सोल्व कर लिए। अब बायोलॉजी में भी हम लोग 70% से प्लस कवर कर लिए हैं दोस्तों। बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा केमिस्ट्री भी सोल्व करेंगे। तो रहने देते हैं यहीं तक के। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।